हेलो डियर पब्लिक, आई होप यू आर वेरी वेल। आज की इस क्लास में, केमिस्ट्री की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 टॉपिक हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको फैराडे के फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि हम यहाँ लिख दिए, आप लोग देख देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस आज क्या देखेंगे इस वीडियो में? इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ऐसा हम लोग फर्स्ट में समझते हैं क्या इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आखिर होता है क्या? इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं पब्लिक? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में मान के चलिए कोई सॉल्यूशन है, मान के चलिए AgNO3 का सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। और इसमें अगर हम करंट फ्लो करा दें, क्या करा दें? करंट फ्लो करा दें। कोई मान के चलिए दो गो इलेक्ट्रोड है, इसमें अगर हम लोग करंट फ्लो करा दें तो ये आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें? आयन में। आयन में डिसोसिएट मतलब अलग अलग हो जाएगा आयन में। तो यही इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो डिसोसिएट इनटू आयन, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर समझ गए तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी समझ जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है। क्या हम लोग समझेंगे? हम लोग समझेंगे फर्स्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से हम करंट फ्लो कराते हैं, करंट पास कराते हैं, क्या कराते हैं? करंट पास कराते हैं, तो उसको उसके इलेक्ट्रोड पर आयन के कुछ मास उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। समझे? ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोड बना दिए। यहाँ पे हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम लोग करंट फ्लो कराएं, क्या करें? करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, तो इसको ये क्या है? ये समझिए, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से हम लोग क्या करंट पास कराते हैं, तो इसके इलेक्ट्रोड पर कुछ आयन के मास डिपॉजिट होंगे, डिपोजिशन होंगे। क्या होंगे? कुछ आयन के मास डिपोजिशन है। किस पर? इलेक्ट्रोड पर। तो इस प्रोसेस के हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ आयन ऑन द इलेक्ट्रोड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। जो ये प्रोसेस किए, सबसे पहला प्रोसेस ये काम कौन किए? फैराडे ने किए। कौन किए? फैराडे। फैराडे ये सबसे पहला काम कौन किए? जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस किए, कौन किए? फैराडे। इसी ने दो नियम दिया। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस का दो नियम दिया, जो जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस समझ गए क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से जब हम लोग करंट पास कराते हैं, तो इसके इलेक्ट्रोड पर आयन के, किसका? आयन के मास डिपॉजिट होगा। क्या होगा? आयन के मास डिपॉजिट होगा। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में करंट हम लोग देते हैं तो क्या दो भाग में डिसोसिएट हो जाता है। तो वही डिसोसिएट होके चाहे तो एनोड पर और कैथोड पर, दोनों पर जाके इसका मास डिपॉजिट हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें जब हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, किसकी सहायता से? तो इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से। तो आयंस का मास डिपॉजिट होता है, आयंस के मास डिपोजिशन ऑन द इलेक्ट्रोड पर होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस समझ गए? अगर डिफिनेशन बोल दिए पब्लिक, अब हम लोग समझते हैं क्या? ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं फैराडे का भी फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ हम लोग दोनों लॉ समझ लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? फैराडे फर्स्ट लॉ।
या फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक, अब हम लोग क्या समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। समझे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में कहता है पब्लिक कि जो जो आयन के जो मास डिपॉजिट होगा, जो आयन के मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो हम लोग करंट उसमें दिए, अमाउंट ऑफ करंट उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसको लिख सकते हैं, अगर हम लिख के बताते हैं आप लोग के। हम स्टेटमेंट लिख दिए हैं। स्टेटमेंट में कहता है क्या? द डिपॉजिटेड मास ऑफ the deposited mass on the electrode is directly proportional amount of electric current through passing through electrolyte इलेक्ट्रोलाइट। यानी क्या कहता है? डिपॉजिटेड मास, जो डिपॉजिटेड मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का होता है। समझे? मैथमेटिकली अगर समझे तो क्या कहता है? मैथमेटिकली अगर हम लोग समझे तो क्या कहता है? डिपॉजिटेड मास यानी मास किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज का। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वही हो गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज का क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम लोग यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जेड आता है। क्या आता है? जेड, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको आगे लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हम लोग जानते हैं क्या? Q बराबर IT। हम लोग क्या जानते हैं? Q बराबर IT, फिजिक्स में पढ़े होंगे। Q बराबर IT, यानी I यहाँ करंट हो गया, ए टाइम हो गया, यानी चार्ज बराबर फॉर्मूला हो गया। फिर एक और फॉर्मूला होता है जेड बराबर A बटा NF, याद रखिएगा A बटा NF। तो हम लोग अगर यहाँ जेड के जगह A बटा NF रखें, A बटा NF और इंटू IT, हम लोग ए भी लिख सकते हैं A बटा A क्यूब, A बटा NF इंटू क्यूब लिख सकते हैं ना पब्लिक। जेड बराबर जेड इंटू क्यू, तो क्यू बराबर लिखे क्या? IT, और फिर इसके जगह ए पुट किए। ए होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बराबर ए बटा NF, तो ए बटा NF पुट किए तो ए आया। फिर ये समझे? तो ए होता है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां ए मास हो गया, लिख दें, अगर लिख दें, और ए बटा, देखिए ए हो गया यहाँ एटॉमिक वेट, और एन हो गया क्या? वैलेंसी। एफ क्या हो गया? फैराडे कांस्टेंट। और क्या? आई तो समझ रहे हैं, करंट हो गया। टी क्या हो गया? टाइम हो गया। जेड क्या हो गया? यहाँ ना दिख रहा है पब्लिक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ए जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो ए हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फैराडे के फर्स्ट लॉ। तो ये समझ गए फैराडे का फर्स्ट लॉ। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या कहता है? जो इलेक्ट्रोड है, अगर इसमें हम लोग करंट फ्लो कराएं, क्या कराएं? करंट फ्लो कराते हैं,
तो इस पर जो मास होगा ना, मास किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट फ्लो हुआ उसका प्रोपोर्शनल हुआ। यानी करंट में क्या फ्लो होता है, चार्ज, तो चार्ज जो फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही तो है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट जेड आता है, जेड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये होता है। तो हम लोग क्या समझे, फर्स्ट में समझे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें डिपॉजिटिंग मास ऑन द इलेक्ट्रोड by passing इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर समझे हम लोग क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, जो इलेक्ट्रोड पर जो मास डिपॉजिट होता है, जो इलेक्ट्रोड पर जो मास डिपॉजिट होता है वो अमाउंट ऑफ चार्ज के या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यानी जेड, और जेड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम लोग समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसे मिटाते हैं पब्लिक, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझे। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रो देखिए दो इलेक्ट्रोलाइट है, दो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, समझे, दो इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम लोग सीरीज में जोड़े, किस में जोड़े, सीरीज में। जब सीरीज में जोड़कर जब करंट इसे पास कराएं, करंट पास कराएं तो हम इलेक्ट्रोलाइट है, दो इलेक्ट्रोलाइट है, इसे हम लोग किस में जोड़ दिए, तो सीरीज में जोड़ दिए। और सेम करंट इसमें अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें अगर फ्लो कराएं, क्या कराएं, फ्लो कराएं, तो इस पर जो डिपॉजिटेड मास होगा इलेक्ट्रोड पर, जो डिपॉजिटेड मास होगा, क्या होगा, डिपॉजिटेड मास होगा। मान के लिए ये है AgNO3 के इलेक्ट्रोलाइट, ए हो गया किसका, फोर का, दोनों मेटल है तो मेटल को ले लेते हैं CSO4 का। तो इसमें हम लोग सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो कराते हैं तो जो डिपॉजिटेड मास होगा, जो डिपॉजिटेड मास होगा पब्लिक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये उसका उसका इक्विवेलेंट मास का, उसका मान के चलिए किसका इक्विवेलेंट मास का, यहाँ Ag सिल्वर के अगर है, सिल्वर के अगर विलियन है या कॉपर के विलियन, तो इसमें कॉपर के इक्विवेलेंट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसमें Ag के यानी सिल्वर के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या समझाएं पब्लिक, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट है उसे हम लोग किस में जोड़े, सीरीज में जोड़े, और सेम अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो कराते हैं, जो डिपॉजिटेड मास होता है उसका इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, उसी का इक्विवेलेंट। यानी इसको हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज सीरीज, इस सीरीज में जुड़ा है, इज कनेक्टेड इन सीरीज, the deposited mass on the electrode is directly proportional to the their equivalent। अगर इसको स्टेटमेंट हम लोग लिख दे पब्लिक, तो देखिए लिख देते हैं, लिख दिए हम लोग पब्लिक। क्या लिखे, जब सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर हम लोग पास कराते हैं कि किस किस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, और इलेक्ट्रोलाइट किस में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। जब सीरीज में होगा पब्लिक तो क्या होगा, तो जो डिपॉजिटेड मास इलेक्ट्रोड पर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, दियर इक्विवेलेंट, मतलब उसका इक्विवेलेंट, उसी का इक्विवेलेंट मास के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इसे मैथमेटिकली समझे तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं मैथमेटिकली, अगर मैथमेटिकली समझे तो क्या समझे, जो उसका मास डिपॉजिट होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, ई का, यानी इक्विवेलेंट इसे लिखते हैं तो ई का इक्विवेलेंट होगा। तो अगर डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लिख दीजिए के, अगर के लिख दीजिए। अगर एक सॉल्यूशन का बात करें, अगर M1 का बात करें, M1 मास का बात करें तो क्या हो जाएगा, तो M1 बराबर के
इवन, यानी इसका ही इक्विवेलेंट इसका ही इक्विवेलेंट हम लोग समझे, किसका डायरेक्टली डिपॉजिटेड मास होता है तो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी के इक्विवेलेंट। तो m1 है तो m1 के इक्विवेलेंट होगा, अगर m2 होगा तो m2 का m2 मास के इक्विवेलेंट m2 मास के इक्विवेलेंट होगा, ये हो गया। तो अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन से समझें फर्स्ट सेकंड से, तो क्या आ जाएगा, m1 बटा m2 बराबर e1 बटा e2। तो ये हो गया पब्लिक सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ गए पब्लिक क्या होता है। तो ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था, जो डिपॉजिटेड मास होता है, डिपॉजिटेड मास होता है इलेक्ट्रोड पर, जो डिपॉजिटेड मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, फर्स्ट लॉ में तो अमाउंट ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। और सेकंड लॉ में हम लोग क्या समझे, सेकंड लॉ में हम लोग क्या समझे, जो डिपॉजिटेड मास होता है वह उसका इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो ये दो लॉ समझे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।